हमारा घर कैसे बनता है? ब्रिक, सीमेंट, सैंड वगैरह से तो बनता है, बल्कि ये साथ ही साथ बनता है हमारे फैमिली मेम्बर्स से, मम्मी पापा भाई बहन जो भी हमारे साथ उस घर में रहते हैं। ठीक उसी तरीके से अलग अलग लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग कंपोनेंट से बनता है एक इकोसिस्टम। तो चले इकोसिस्टम की सैर पे। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12th बायोलॉजी इकोसिस्टम का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में, और इस एक वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स हमेशा की तरह होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूँ रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnohub.com। तैयार हैं सभी लोग? तैयारी होंगे आई गेस। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला सवाल, इकोसिस्टम क्या होता है? किसी भी एरिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहे हो, साथ में वहाँ का जो सराउंडिंग्स है, उसके जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है जैसे कि सॉइल, वाटर, एयर वगैरह, ये सारी चीज़ें इकट्ठे बनाती है एक इकोसिस्टम को। ठीक है, तो इसीलिए जब कभी भी हम इकोसिस्टम को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं लिविंग कंपोनेंट्स एज वेल एज नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, दोनों चीज़ें साथ में मिला करके बनाती है एक इकोसिस्टम। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट एक एक्सेलेंट एग्जाम्पल है इकोसिस्टम का। फॉरेस्ट के अंदर क्या क्या होता है? प्लांट्स होते हैं, ढेर सारे तरह तरह के प्लांट्स होते हैं, इनफैक्ट एनिमल्स होते हैं, अगेन ढेर सारे तरह तरह के एनिमल्स मिल जाते हैं। कभी लायंस होते हैं, कहीं टाइगर्स होते हैं, तो छोटे छोटे बर्ड्स और इंसेक्ट्स भी होते हैं, राइट। तो तरह तरह के एनिमल्स, तरह तरह के प्लांट्स, ये सारे तो होते ही हैं। साथ में फॉरेस्ट के अंदर और क्या होता है? सॉइल होता है, वाटर भी होता है, एयर भी होता है, जिनके बिना ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं रह सकते। तो इसका मतलब एक फॉरेस्ट को एग्जिस्ट करने के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका होना भी ज़रूरी है, साथ ही साथ जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है उनका होना भी ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें मिल करके बनाती है एक इकोसिस्टम जिसे हम कहते हैं फॉरेस्ट। ठीक इसी तरीके से पॉन्ड एक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। पॉन्ड के अंदर, तालाब के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है? मछलियाँ होती है, बहुत तरह तरह की मछलियाँ होती है, इंसेक्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं, राइट। बहुत सारे एम्फीबियंस भी होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स भी होते हैं, राइट। और ये सारी चीज़ें, इसके अलावा नॉन लिविंग कंपोनेंट्स क्या होते हैं? पानी होता है ऑफ कोर्स, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपोनेंट्स मिला करके बनाती है एक इकोसिस्टम जो कि है पॉन्ड। ओशन एक और एग्जाम्पल है एक ब्यूटीफुल इकोसिस्टम का। ठीक है, तो इसी तरीके से अब आप अपने दिमाग पे जोर डालो और अपने आसपास की चीजों को देखते हुए सोचो और कौन कौन से इकोसिस्टम के एग्जांपल्स आप सोच सकते हो। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अब बेस्ड ऑन कि इकोसिस्टम किस तरीके से एस्टैब्लिश हुआ, इकोसिस्टम को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। दूसरी तरफ इस बेसिस पे कि इकोसिस्टम कहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ, उस बेसिस पे हम इसे अगेन दो ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, जो कि है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की। नेचुरल इकोसिस्टम, नाम से ही पता चल रहा है ये नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ये सेल्फ एस्टैब्लिश्ड है, इनको किसी ने बनाया नहीं है, ये खुद से बने हैं, नेचर ने खुद इन्हें बनाया है। तो नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल्स में कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे? सोच के बताओ 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 बताओ। ओशन, यस, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नेचुरल इकोसिस्टम। फॉरेस्ट, यस, ये भी एक नेचुरल इकोसिस्टम है। रिवर, यस, ये भी एक नेचुरल इकोसिस्टम है। दूसरी तरफ है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो इट इज अ मैन मेड इकोसिस्टम, जिसको ह्यूमंस ने बनाया है। अब आप सोचोगे कि ह्यूमंस इकोसिस्टम भी बना सकते हैं, बिल्कुल, सब कुछ कर लेते हैं ह्यूमंस, है ना। छोटा सा एग्जाम्पल जो बहुत रिलेटेबल होगा आपके लिए, जैसे कि एक एक्वेरियम। हम सभी के घर में एक छोटा सा एक्वेरियम होता है जिसमें पानी होता है, जिसमें बहुत से लोग थोड़े बहुत प्लांट्स डाल देते हैं, उसमें फिशेस होती हैं, तो वो भी अपने आप में एक इकोसिस्टम ही तो है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी हैं, जो आपस में इंटरैक्शन से एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो दैट इज एन इकोसिस्टम, और ये इकोसिस्टम खुद से नहीं बना है, इसको हमने बनाया है। तो एक्वेरियम जो है ये एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। ठीक इसी तरीके से जू,
इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जो खुद से नहीं बना है। जू में ढेर सारे एनिमल्स है, करेक्ट, जू में ढेर सारे नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स है, करेक्ट, बट इन सारी चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा किसने किया है? हमने किया है, ह्यूमंस ने किया है। तो इसीलिए जू अगेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब देखेंगे हम टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स ऐसे इकोसिस्टम्स जो एस्टैब्लिश होते हैं ऑन लैंड, यानी कि धरती पर होते हैं जो इकोसिस्टम्स। एग्जाम्पल आप बताओगे मुझे? फॉरेस्ट, वेरी गुड। दूसरा एग्जाम्पल डेजर्ट, यस, डेजर्ट भी तो एक इकोसिस्टम ही है। ग्रासलैंड एक और इकोसिस्टम, और ये सारे लैंड पर हैं, करेक्ट। अब दूसरी तरफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वा बोले तो पानी, यानी कि ऐसे इकोसिस्टम्स जो वाटर में होते हैं, जैसे कि पॉन्ड, रिवर, ओशन, लेक, ये सारे हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हैं। तो बच्चों अभी अभी मैंने बताया कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। अब इन कंपोनेंट्स के लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। बायोटिक, बायो बोले तो लाइफ, यानी कि किसी भी इकोसिस्टम के जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। जैसे कि अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो इसके अंदर जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये सारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। दूसरी तरफ जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं उसे हम कहते हैं एबायोटिक, ठीक है। जैसे कि फॉरेस्ट के अंदर कौन से नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं? सॉइल है, वाटर है, एयर है, ये सारे हो गए एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक, एबायोटिक, ये टर्म से थोड़ा सा मतलब एक्वेंटेड हो जाओ, क्योंकि आगे इकोसिस्टम की इतनी बातें होंगी तो कहीं पे तुम्हें ये टर्म्स भी नजर आ सकते हैं। अब बच्चों जैसे ही हम इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि लिविंग कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें ढेर सारे क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं, बिल्कुल, क्योंकि बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। कुछ ऐसे होते हैं जो बनाया हुआ खाना को कंज्यूम करते हैं तो उन्हें हम कह देते हैं कंज्यूमर्स। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं और उन्हें डिकम्पोज करते हैं तो उन्हें हम कह देते हैं डिकम्पोजर्स। हालांकि घबराने की कोई बात नहीं है, आगे चल के स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में, तो आगे चल के हम लोग थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। अब इकोसिस्टम को थोड़ा डीपली डिटेल में समझने के लिए हमें इसे समझना होगा 4 एस्पेक्ट से। तो कौन से हैं ये 4 एस्पेक्ट्स? पहला एस्पेक्ट है प्रोडक्टिविटी, दूसरा एस्पेक्ट है डिकम्पोजिशन, तीसरा एस्पेक्ट है एनर्जी फ्लो, और चौथा एस्पेक्ट है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो बच्चों आज इस लेसन के अंदर हम पहले 3 एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, हालांकि चौथे एस्पेक्ट को फिलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो है ये इस पूरे टॉपिक को आपके लेटेस्ट सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। तो सिलेबस से स्टिक करते हुए हम लोग ये 3 एस्पेक्ट्स इकोसिस्टम के जो है इनको हम देखेंगे और वो भी काफ़ी डिटेल में। तो सबसे पहला एस्पेक्ट है प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी होता क्या है? अच्छा, आमतौर पर डे टू डे लाइफ में जब हम किसी इंसान की प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ना कि इस बंदे की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है या फिर इस बंदे की प्रोडक्टिविटी कम है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये बंदा जितना काम करता है, मतलब जितना आउटपुट ये बंदा देता है वो उसकी प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करता है, राइट। अब जब हम एक इकोसिस्टम के प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? यानी कि उस पूरे इकोसिस्टम में से हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, किस चीज़ का आउटपुट मिल रहा है। अभी अभी मैंने बताया था कि इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें से एक सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। कौन होते हैं प्रोड्यूसर्स? बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट? ग्रीन प्लांट्स ऑफ कोर्स। तो अब ये जो प्रोड्यूसर्स है, चूंकि इनका काम ही होता है टू प्रोड्यूस फूड, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन प्रोड्यूसर्स का प्रोडक्शन में अच्छा खासा रोल है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, जो कंज्यूमर्स हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं इस प्रोडक्टिविटी में। तो कुल मिला के किसी भी इकोसिस्टम में से कितना बायोमास आ रहा है वो डिफाइन करता है इसकी प्रोडक्टिविटी। अब आप पूछ दोगे कि भाई मैम बायोमास क्या होता है? बायोमास मतलब ऐसा मैटर जो लाइफ फॉर्म से डिराइव हो, जैसे कि वुड। वुड कहाँ से मिलता है हमें? प्लांट से मिलता है। जैसे कि वेजिटेबल ऑयल्स कहाँ से मिलता है? प्लांट से। एनिमल फैट्स कहाँ से मिलता है? एनिमल से। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें प्लांट या एनिमल यानी कि किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है, तो इसे हम कहते हैं बायोमास।
ठीक है। तो जब हम एक इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम क्या होता है? रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, मतलब वो पर्टिकुलर इकोसिस्टम किस रेट से, कितनी तेजी से बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। अब जाहिर सी बात है कि इस प्रोडक्टिविटी को हम मेजर करते हैं जस्ट टू सी कि भाई कौन सा इकोसिस्टम कितना प्रोडक्टिव है इन अ वे। तो इसको मेजर कैसे करते हैं? इसके लिए एक यूनिट है। ठीक है, चाहे तो हम इसे मास के टर्म्स में मेजर करते हैं कि भाई कितना ग्राम ऑफ बायोमास आया, तो ग्राम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। फॉर एग्जाम्पल ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब एक साल में इतना ग्राम पर मीटर स्क्वायर हमने बायोमास इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम से हमें मिला। ठीक है, या फिर अगर हम चाहें तो इसे हम एनर्जी के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि ग्राम्स के बदले में हम इसे किलो कैलोरी में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसका यूनिट कैसा हो जाएगा? किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, इस तरीके से। तो अब सबको एक रफ आइडिया आ गया कि व्हाट डू वी मीन बाय द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। अब बच्चों जैसे ही प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी दो टर्म्स आ जाते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम किसे कहते हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्टिविटी जो एकदम प्राइमरी सोर्स से आ रहा है। प्राइमरी सोर्स बोले तो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो खाना बनाते हैं कौन है? वो प्रोड्यूसर्स, यानी कि ग्रीन प्लांट्स। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है कितना अमाउंट ऑफ बायोमास जो है वो प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑब्वियसली पर यूनिट एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब कितना कंट्रीब्यूशन प्लांट्स की तरफ से आ रहा है उसे हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कई फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि प्लांट स्पीशीज़ पे डिपेंड करता है। प्लांट्स के भी तो बहुत सारे स्पीशीज़ होते हैं भाई। अब खाना बनाने वाले भी बहुत सारे होते हैं, सबकी स्पीड एक जैसी नहीं होती, सबके हाथ का खाना भी एक जैसा नहीं होता, राइट। सो दैट वाज जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। तो अब प्लांट की स्पीशीज़ कैसी है उस पर डिपेंड करता है कि आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैसी होगी। न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी कैसी है, क्योंकि प्लांट्स को भी ये प्रोसेस को करने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो वो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे हैं, उस पर्टिकुलर माहौल में एनवायरनमेंट कैसा है, जिसमें टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सारी चीज़ें कैसी है, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे टर्म पे विच इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये क्या होता है? सेकेंडरी लेवल पे, मतलब कितना न्यू बायोमास, ध्यान देना इस बात पे, कितना न्यू बायोमास, नया। प्लांट्स ने तो जो जनरेट करना था कर दिया, बट जो कंज्यूमर्स हैं, प्लांट्स जो खाना बनाते हैं उसको कंज्यूम करने वाले जो कंज्यूमर्स हैं ना, वो कंज्यूमर्स अपनी तरफ से कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बायोमास में, यानी कि अमाउंट ऑफ न्यू बायोमास जनरेटेड बाय द कंज्यूमर्स पर यूनिट एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो बताता है हमें सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब आप सोचोगे कि कंज्यूमर्स कैसे कंट्रीब्यूट करते होंगे, क्योंकि प्लांट्स कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं वो तो आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे कि वुड एक तरीके से हमें एक बायोमास है जो हमें प्लांट से मिल रहा है, राइट। वुड हो गया, वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, या फिर एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज हो गए। अब अगर हम बात करें सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की, तो वहाँ पर भी आप देखो हमें एनिमल फैट्स मिलते हैं। अब ये एनिमल्स कंज्यूमर्स हैं, राइट, प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। सिमिलरली एनिमल एक्सक्रीटा, जैसे कि काउडंग, जो कि एक बहुत ही एक्सेलेंट मैन्योर की तरह, एक एक्सेलेंट फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, राइट। सूवेज हो गया, गार्बेज हो गया, एनिमल मैन्योर हो गया, तो ये सारे जो है कौन कंट्रीब्यूट करता है? कंज्यूमर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या देखा? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोले तो पूरे इकोसिस्टम के प्रोडक्टिविटी में जो प्लांट्स का कंट्रीब्यूशन है दैट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और जो कंज्यूमर्स का कंट्रीब्यूशन है दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के साथ साथ आ जाते हैं दो टर्म्स, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसे हम कहते हैं जीपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसे हम कहते हैं एनपीपी। इसे समझने से पहले समझना होगा ग्रॉस और नेट का डिफरेंस। अक्सर आपने सुना होगा, हम इस तरीके से कहते हैं कि भाई ये रामलाल है और इसकी जो ग्रॉस सैलरी है वो है 10,000 रुपये महीने। ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस जब भी हम कहते हैं इसका मतलब है सब कुछ मिला के टोटल, ठीक है। अब ये 10,000 सैलरी का जब आप ब्रेकअप देखते हो तो आपको देखने को मिलता है कि इस 10,000 सैलरी के अंदर 1,000 रुपये इसका कन्वीनियंस अलाउंस है या फिर ट्रैवल अलाउंस है। मतलब हर दिन जो ये ऑफिस जाते हैं और आते हैं उसका जो ट्रैवल का जो कॉस्ट है दैट इज़ 1,000 रुपीज़,
ठीक है, जो कि ऑफिस उनको पे कर रहा है। अब बोलने को तो ऑफिस उनको वो 1000 रुपये दे रहा है, बट वो 1000 रुपये तो उनको ऑफिस आने जाने में, बेसिकली ऑफिस के काम में ही खर्च हो जा रहा है, राइट। तो इसका मतलब इनकी नेट सैलरी कितनी हुई, नेट मतलब ऑफिस के काम के लिए जितना खर्च हो गया उसको हटा के इनकी कितनी हुई सैलरी, 9000, राइट। तो ग्रॉस का मतलब होता है सब कुछ मिला के टोटल, और नेट का मतलब होता है सब कुछ में से जो सेल्फ यूटिलाइजेशन है, मतलब कंपनी खुद के लिए ही जो पैसे यूज करा ले रही है उसको हटा के जो बचता है, दैट इज द नेट सैलरी, ठीक है। अब आते हैं हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में। जब हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि जीपीपी की बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि प्लांट्स का जो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन है, जो टोटल रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन है, दैट इज जीपीपी, ठीक है। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई प्लांट्स जब प्रोड्यूस कर रहा होता है तब तो वो फोटोसिंथेसिस अंडरगो करता है, राइट, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेता है और बना देता है ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करता है और ढेर सारी एनर्जी भी रिलीज करता है, राइट। तो ये तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जिसके दौरान प्रोडक्शन हो रहा है। तो जीपीपी का मतलब है कि टोटल जो बायोमास का प्रोडक्शन का जो रेट है बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, लेकिन साथ साथ प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन भी तो होता है, और हम सभी को पता है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ये दोनों उल्टे प्रोसेसेस हैं भाई। फोटोसिंथेसिस के अंदर अगर ऑक्सीजन रिलीज होता है तो रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन यूज होता है। तो इंटरेस्टिंगली क्या होता है कि ये जो जीपीपी है, जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, इसका एक ठीक ठाक हिस्सा जो है ना प्लांट्स खुद ही यूज कर लेता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। मतलब कुछ ऐसी बात हो गई जैसे मम्मी घर पे खाना बना रही है, बट जितना खाना मम्मी बना रही है उसका एक छोटा सा हिस्सा मम्मी खुद भी खा रही है, राइट, और खाना भी ज़रूरी है ना। तो अब बोलने का मतलब है प्लांट ने जो पूरा खाना बनाया, मतलब नॉट एग्जैक्टली खाना, प्लांट की जो पूरी जो ग्रॉस प्रोडक्टिविटी है उसमें से एक छोटा सा हिस्सा जो है रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट के अंदर यूज हो जा रहा है, जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन लॉसेस, राइट, जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं जनरली, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पे सीन में आएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, है ना। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यही कहता है कि भाई ठीक है, प्लांट ने तो नेट जीपीपी बनाया, बट उसमें से जो ये रेस्पिरेशन लॉस है ये तो उसी के अंदर यूज हो गया, तो नेट कितनी प्रोडक्टिविटी हुई, दैट इज एनपीपी। एनपीपी क्या हुआ, जीपीपी माइनस आर। बात समझ में आई। मतलब जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी उसमें से अगर हम रेस्पिरेशन लॉसेस को हटा दे तो जो हमें मिलता है वही तो प्लांट्स की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। जैसे मैंने बताया था, टोटल सैलरी में से वो ट्रैवल के 1000 रुपये हटा दोगे तब तो नेट सैलरी मिलेगी, है कि नहीं। तो वही कॉन्सेप्ट है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का। तो ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, जो एनपीपी है, यही प्लांट्स के आगे जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए अवेलेबल होता है फॉर कंजम्पशन, क्योंकि प्लांट्स ने तो पूरा बनाया। जैसे मान लो कि मम्मी ने पूरा खाना बनाया, उसमें से थोड़ा खाना मम्मी ने खा लिया और जो बाकी का पूरा खाना है वो बाकी लोगों के लिए अवेलेबल हुआ। हालांकि घर में ऐसा होता नहीं कि मम्मी खाना बना के सबसे पहले खुद खा लेती हैं, बट जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड, राइट। तो उसी तरीके से प्लांट के अंदर ये जो जितना खाना बना, नॉट खाना अगेन, द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसमें से जितना प्लांट्स ने खुद ही रेस्पिरेशन के दौरान यूज कर लिया उसको अगर हटा दो तो जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो अब बाकी कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल होता है फॉर कंजम्पशन। यहाँ पर आता है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्या आपको पता है कि हमारे पूरे बायोस्फीयर में जो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है दैट इज अराउंड 170 बिलियन टन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इसी के साथ आता है दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट। इस पूरे बायोस्फीयर का ऑलमोस्ट 70% जो है वो है ओशंस, लेकिन जब ओशन की बात आती है अबाउट इट्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीपी दैट इज ओनली 55 बिलियन टन्स। तो अब सवाल ये आता है कि भाई जब ओशन इतना ज़्यादा मेजर पोर्शन ऑक्यूपाई करता है बट एनपीपी में इतना कम कंट्रीब्यूट क्यों करता है? क्या आप कुछ रीज़न सोच सकते हो पॉसिबल? सोचो सोचो सोचो। पहला रीज़न, जैसे ही हम ओशन के अंदर डीप चले जाते हैं तो वहाँ पर सनलाइट का एक्सेस लिमिटेड हो जाता है। ओशंस के अंदर कंपेयर टू लैंड न्यूट्रिएंट्स का एक्सेस भी लिमिटेड होता है और लेसर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो बच्चों इकोसिस्टम का पहला एस्पेक्ट जो कि था प्रोडक्टिविटी वो तो हमने देख लिया। तो अब देखेंगे हम इकोसिस्टम के दूसरे एस्पेक्ट को विच इज डीकॉम्पोजिशन। तो बच्चों डीकॉम्पोजिशन इस वर्ड का मतलब क्या है? कॉम्पोजिशन मतलब कोई चीज़ किन किन चीज़ों से बना हुआ है। डीकॉम्पोजिशन
डिकम्पोजिशन मतलब किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक डाउन करना, या फिर कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक डाउन करना, दैट इज डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब एक इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिकम्पोजिशन को कैरी आउट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। कौन होते हैं ये डिकम्पोजर्स? जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, ये होते हैं डिकम्पोजर्स। ये बेसिकली करते क्या है, जितने भी डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स होते हैं, इनका ये डिकम्पोजिशन करते हैं, राइट। दे ब्रेक देम डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स एंड इवेंचुअली सेंड देम बैक टू द साइकिल। मतलब अब जैसे मान लो प्लांट्स या एनिमल्स जब डेड हो जाते हैं, अगर वो वैसे ही पड़े रह गए तो क्या होगा, ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। बट अगर उनका डिकम्पोजिशन शुरू हो जाए तो क्या होगा, धीरे 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 दे गेट डिकम्पोज, दे गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपलर वेरी सिंपलर फॉर्म्स एंड इवेंचुअली दे आर यूटिलाइज्ड इन अनदर वे, राइट। जैसे प्लांट्स का डिकम्पोजिशन जब होता है, इवेंचुअली दे ऐड टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। कैसे होता है ये सारी चीज़ें अभी हम समझेंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो अभी के लिए डिकम्पोजिशन आपको समझ में आ गया। मतलब जो भी डेड एंड डीकेइंग मैटर है उसका डिकम्पोजिशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स आर डिकम्पोजर्स, एंड डिकम्पोजिशन इज अ वेरी 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 क्रूशियल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। अब जैसे ही बात डिकम्पोजिशन की आती है तो डिकम्पोजिशन का ये जो प्रोसेस है, यानी कि डिकम्पोजर्स को अपना काम शुरू करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है उसे हम कहते हैं डेट्रिटस। तो ये एक नया टर्म है, ध्यान देना है, डेट्रिटस। रॉ मटेरियल बोले तो ये रॉ मटेरियल क्या है, अभी तो मैंने बोला था डेड प्लांट रिमेन्स एक रॉ मटेरियल हो सकता है, डेड एनिमल रिमेन्स एक रॉ मटेरियल हो सकता है, फीकल मैटर एक रॉ मटेरियल हो सकता है। तो जब ये रॉ मटेरियल्स रहेंगे तभी तो डिकम्पोजर्स अपना काम स्टार्ट करेंगे, राइट। तो बेसिकली डेट्रिटस वो रॉ मटेरियल है जिसका होना जरूरी होता है फॉर डिकम्पोजिशन टू स्टार्ट। अब जब हम एक इकोसिस्टम में डिकम्पोजिशन की बात करते हैं तो हम देखने की कोशिश करते हैं रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, मतलब एक इकोसिस्टम के अंदर कितनी तेजी से डिकम्पोजिशन हो रहा है। अब डिकम्पोजिशन का जो रेट है इसको डिटरमाइन करते हैं कई सारे फैक्टर्स। पहला फैक्टर होता है सॉइल क्वालिटी। अब देखो, चाहे प्लांट है चाहे एनिमल, जब वो खत्म हो जाते हैं तो वो मिट्टी के नीचे चले जाते हैं, राइट। अब सॉइल क्वालिटी जब हम कहते हैं, सॉइल क्वालिटी में भी सबसे पहला फैक्टर होता है एबंडेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उस सॉइल के अंदर कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। मान लो आपको स्कूल में एक प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है, टीचर ने बोला है कि इसको जितनी जल्दी खत्म करो उतना अच्छा है। अगर आप अकेले उस प्रोजेक्ट वर्क पे काम करते हो तो आपको 7 दिन लग जाएंगे, लेकिन मान लो आपके अगर 10 दोस्त और उस पर काम करने लग जाए तो शायद आप एक ही दिन में खत्म कर डालो, राइट। तो तेजी से प्रोजेक्ट वर्क खत्म होगा ये डिपेंड करता है कितने लोग उस पर काम कर रहे हैं, राइट। ठीक उसी तरीके से सॉइल के अंदर, उस वाले सॉइल में कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उस पर डिपेंड करेगा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। इसके अलावा सॉइल के अंदर टेम्परेचर और मॉइस्चर कंटेंट कैसा है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है तो डिकम्पोजिशन फेवर होगा, राइट। मतलब डिकम्पोजिशन तेज़ी से होगा। इनफैक्ट बहुत साधारण सा एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा घर पे कोई भी कुछ भी खाना बच जाता है तो वो खराब ना हो इसके लिए हम उसे फ्रिज में डाल देते हैं। क्यों? रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर कम होता है और कम टेम्परेचर जो है, लो टेम्परेचर जो है माइक्रोब्स के ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, रोकता है। और माइक्रोब्स जब ग्रो नहीं करते हैं तो खाना खराब नहीं होता है। खाना खराब क्यों होता है? क्योंकि यही बैक्टीरिया, फंगाई अपना काम शुरू कर देते हैं उस पर, है कि नहीं, इसीलिए खाना सड़ जाता है। तो इसीलिए अगर वो सॉइल के अंदर जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, तो उस केस में रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी ज़्यादा हो जाएगा। सिमिलरली हाई एरेशन, अगर एयर ज़्यादा है वहाँ पे, अब देखो फेवरेबली जो माइक्रोब्स होते हैं ना, उनको एयर चाहिए होता है डिकम्पोजिशन के लिए। तो अगर एरेशन ज़्यादा मिल जाए, उनको ज़्यादा एयर मिल जाए तो भी डिकम्पोजिशन तेज़ी से होगा। सॉइल का पीएच वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये तो हो गया सॉइल क्वालिटी। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होना है उसका कॉम्पोजिशन भी तो मैटर करता है कि भाई जो प्रोजेक्ट वर्क मिला है वो प्रोजेक्ट वर्क कितना कॉम्प्लिकेटेड है। अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो शायद इतने सारे लोगों के साथ भी उसको 10 दिन लग जाए, अगर बहुत आसान है तो शायद अकेले में भी 2 दिन में हो जाए, है ना। तो कंपोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर भी डिसाइड करता है कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कैसा होगा। फाइनली क्लाइमेट, तीसरा फैक्टर। क्लाइमेट बोले तो अभी तक तो हम सॉइल के अंदर के एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे, लेकिन जो आसपास का एनवायरनमेंट है वहाँ पर टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पर एरेशन कैसा है, वहाँ पर टेम्परेचर कैसा है, ये सारी चीज़ें भी डिटरमाइन करेगी कि डिकम्पोजिशन का रेट कैसा होगा। तो चलो अब देखते हैं डिकम्पोजिशन के इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप।
तो बच्चों डिकम्पोजिशन एक 4 स्टेप प्रोसेस है, जिसका पहला स्टेप होता है फ्रैगमेंटेशन, दूसरा लीचिंग, तीसरा कैटाबॉलिज्म और चौथा ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। अब एक एक करके इन स्टेप्स को समझते हैं। फ्रैगमेंटेशन नाम से पता चल रहा है कि ये कुछ ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें हम किसी चीज़ को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ देंगे, है ना। अच्छा, इसके पहले ही मैंने बताया था कि डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए हमें एक रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डेट्रीटस। एग्जैक्टली। तो फ्रैगमेंटेशन के दौरान डेट्रीटस को सिंपलर पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाता है। और ऐसा कौन करता है? जो फ्रैगमेंटेशन में जो ऑर्गेनिजम्स मदद करते हैं उन्हें हम कहते हैं डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर का एग्जाम्पल अर्थवर्म। अर्थवर्म कहाँ रहता है? मिट्टी के नीचे, सॉइल में रहता है अर्थवर्म। अर्थवर्म का काम ही यही होता है कि जो भी डेड प्लांट या डेड एनिमल रिमेन्स उसको मिल जाता है, उसको वो क्या करता है, उस डेट्रीटस को वो फर्दर सिंपलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देता है। स्टेप नंबर 2, लीचिंग। लीचिंग के दौरान क्या होता है कि डेट्रीटस के जो सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसके अंदर जो सॉल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। कैसे सेपरेट आउट होते हैं? अब देखो क्या होता है, हम सभी को पता है कि हमारे सॉइल के काफ़ी सारे लेयर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं सॉइल होराइजन। अब नॉर्मली जो प्लांट्स होते हैं वो अपर लेयर्स के साथ ही इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। तो अब हमारा ये जो डेट्रीटस है वो भी मोर और लेस टुवर्ड्स द अपर साइड ही रहता है। अब जब बारिश होती है या फिर इरिगेशन होता है तो क्या होता है, सॉइल में ढेर सारा पानी आ जाता है। अब ये पानी जो है सॉइल के अंदर जो पोर्स होते हैं, जो भी पोरस रॉक्स होते हैं, उसके थ्रू ये पानी नीचे जाता रहता है, डीपर जाता रहता है सॉइल के अंदर। और इसी पानी के साथ डेट्रीटस में जो सॉल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, मतलब जो वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाने वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो इस पानी के साथ साथ नीचे चला जाता है। तो इस तरीके से जो वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल के नीचे के लेयर्स में या फिर सॉइल होराइजन के नीचे की तरफ चले जाते हैं और इस तरीके से दे गेट प्रेसिपिटेटेड। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं लीचिंग। आ जाता है हमारा तीसरा स्टेप विच इज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इस वर्ड का मतलब ही होता है ब्रेक डाउन। अब क्या होता है, ये जो डिकम्पोजर्स हैं जैसे बैक्टीरिया, फंगाई वगैरह, ये कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो एंजाइम्स डेट्रीटस को फर्दर सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो बच्चों देखो, अब स्टेप 1 से लेकर के 3 तक में क्या हुआ। स्टेप 1 में पहले डेट्रीटस को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ दिए गए। जो काम किसने किया? डेट्रीवोर्स ने किया। ठीक है। दूसरे स्टेप में डेट्रीटस के जो वाटर सॉल्यूबल पार्ट्स थे उसको सॉइल के नीचे की तरफ प्रेसिपिटेट कर दिया गया। ठीक है। तीसरे स्टेप में जो डेट्रीटस है इसको फर्दर एंजाइम्स के मदद से इनको और ज़्यादा सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक डाउन कर दिया गया। तो क्या हो रहा है, हर स्टेप के साथ साथ जो हमारा जो डेट्रीटस था वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में ब्रेक डाउन होता चला जा रहा है और उसे ही हम कहते हैं डिकम्पोजिशन। अभी भी हमारा चौथा स्टेप बाकी है। अब हम आ पहुंचे हैं चौथे स्टेप पे डिकम्पोजिशन के। तो चौथा स्टेप है ह्यूमिफिकेशन। नाम से पता चल रहा है ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है, ह्यूमस फॉर्मेशन। एग्जैक्टली। ह्यूमस क्या है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार कि ह्यूमस एक ऐसी चीज़ है जो सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाती है। तो ह्यूमस जो है ये डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर का एक ऑर्गेनिक मैटर होता है जो सॉइल के वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। राइट। जब सॉइल में ज़्यादा वाटर रिटेन होगा तो क्या होगा, बोलो। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। राइट। इतना ही नहीं, ह्यूमस जो है प्लांट को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो प्लांट के ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। राइट। तो यानी कि ह्यूमस आ गया तो इट्स लाइक अमेजिंग फॉर द सॉइल, अमेजिंग फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है। अब ये ह्यूमस किससे बनता है? तो बच्चों ह्यूमस बनता है डेट्रीटस के सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म से। मतलब अभी तक हम देखते आ रहे हैं ना डिकम्पोजिशन के स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में कि जो डेट्रीटस था उसको हम पहले फ्रैगमेंटेशन किया, उसको छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स किए, उसके बाद उसमें से जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं उसको हमने हटाया, उसको हमने नीचे भेज दिया। उसके बाद जो डेट्रीटस था उसको फर्दर एंजाइम्स के हेल्प से और सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन किया और इस सिंपलेस्ट फॉर्म से बनता है हमारा ह्यूमस। राइट। तो अब सोचने वाली बात है कि ये पूरा डिकम्पोजिशन का प्रोसेस जो है इट इज़ सो मच सिग्निफिकेंट। राइट। शुरुआत किस चीज़ से हुई थी? डेड प्लांट्स और एनिमल रिमेन्स जो हमें वेस्ट लग रहे थे, और उससे बना क्या? समथिंग विच इज़ सो गुड। ह्यूमस बन गया जिससे सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव हो गई, जिससे फर्दर प्लांट्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद होगी।
करेक्ट। तो ये है हमारा चौथा स्टेप विच इज ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन नाम से पता चल रहा है कि मिनरल्स का रिलीज होना। कहाँ से बनते हैं ये मिनरल्स? ह्यूमस के फर्दर डिग्रेडेशन से बनते हैं मिनरल्स। कैसे मिनरल्स? जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और ये सारे मिनरल्स ऐसे मिनरल्स हैं जो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए होता है एक्सेलेंट, राइट। तो इसीलिए हम क्या देखते हैं कि हमारे डिकम्पोजिशन का जो चौथा स्टेप है उसमें एक तो ह्यूमस बनता है जो एनीवे सॉइल के क्वालिटी को इम्प्रोवाइज करता है, और ह्यूमस से बहुत सारे मिनरल्स रिलीज होते हैं जो मिनरल्स प्लांट्स के ग्रोथ के लिए अगेन यूजफुल होता है। तो इस तरीके से बच्चों कंप्लीट होता है हमारा पूरा डिकम्पोजिशन का प्रोसेस। अब डिकम्पोजिशन का प्रोसेस हमने स्टेप बाय स्टेप तो देख लिया, तो चलो अब एक बार पूरे डिकम्पोजिशन साइकिल का लेते हैं रिकैप, ठीक है। अब देखो ये एक ट्री है, ठीक है। अब इसके कुछ लीव्स मान लो कि ट्री से गिर गए, नीचे ज़मीन पर आ गए, ठीक है। हो सकता है इनके कुछ लीव्स जो है वो इंसेक्ट्स या फिर बर्ड्स या फिर कोई एनिमल्स उन्हें खा जाए। सो जैसे ही वो किसी का खाना बन जा रहा है, सो इमीडिएटली वो कहाँ पे एंटर कर जा रहा है? वो फूड चेन में एंटर कर जा रहा है, यानी कि फूड चेन में उसकी एनर्जी ट्रांसफ़र वगैरह वो सब होती रहेगी, ओके। लेकिन जो लीव ज़मीन पर ही रह जाता है, क्या होता है उसके साथ? कुछ टाइम के बाद और थोड़ा टाइम बीतने के बाद पार्शियली इसे बैक्टीरिया, फंगाई जैसे डिकम्पोजर्स इस पर फीड करने लगते हैं, राइट। उसके बाद क्या होता है इनके साथ? डिकम्पोजिशन का पूरा प्रोसेस, क्योंकि ये क्या बन जाता है? ये एक रॉ मटेरियल बन जाता है डिकम्पोजिशन के लिए, दैट इज डेट्रिटस, ठीक है। तो इसके ऊपर फ्रैगमेंटेशन होता है, अर्थवर्म्स जैसे डेट्रीवोर्स करते हैं फ्रैगमेंटेशन, उसके बाद इनका ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, ये सारी चीज़ें होती है, और इस तरीके से ये एक हाई क्वालिटी सॉइल या फिर सॉइल क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं, जो फर्दर ऐसे बहुत सारे और प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करते हैं। तो ओवरऑल देखो ये एक साइकिल है, एंड दिस साइकिल इज कॉल्ड द डिकम्पोजिशन साइकिल। तो आप समझ ही सकते हो कि किसी भी इकोसिस्टम में डिकम्पोजिशन का एक बहुत ही क्रूशियल रोल है। अब आप पहुंचे हैं हम इकोसिस्टम के तीसरे एस्पेक्ट पर, विच इज एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो बोलने का क्या मतलब है? वेल, सबसे पहले एनर्जी के सोर्स की बात करते हैं। अर्थ में एग्जिस्ट करने वाले अधिकतर इकोसिस्टम्स का जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो क्या होता है? सन, एग्जैक्टली। जो सोलर रेडिएशन होता है वही अधिकतर इकोसिस्टम्स का अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो मान लो अभी के लिए हम एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको कंज्यूम करने वाले लेट्स से फर्स्ट लेवल या फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, जैसे कि हर्बीवोर्स, गोट हो गया, काऊ हो गया। अब इनको कंज्यूम करने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, जैसे कि मान लो जो कार्निवोर्स हैं, जैसे मान लो टाइगर हो गए, लायन हो गए। अब इनको भी जब सभी डेड ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करने वाले कौन है? डिकम्पोजर्स जैसे बैक्टीरिया, फंगाई वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है कोई भी फूड चेन बेसिकली चलता है, ठीक है। तो अब इंटरेस्टिंगली सन जितना रेडिएशन देता है, जो पूरा जो सोलर रेडिएशन है उसका 50% से कम जो है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है। वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। मतलब सोलर रेडिएशन, सूरज का जो टोटल रेडिएशन है उसका आधे से भी कम जो है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव है। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में PAR भी कहते हैं। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव बोले तो मतलब उसी उतना ही पोर्शन रेडिएशन का फोटोसिंथेसिस के काम आता है, ठीक है। तो इस 50% में से भी जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सिर्फ 2 to 10% ही कैप्चर कर पाते हैं। दिस इज ऑल द मोर इंटरेस्टिंग। मतलब एक तो जो टोटल सोलर रेडिएशन था उसका ऑलमोस्ट 50% जो है वो PAR है, मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव है, और इस 50% में से भी सिर्फ 2 to 10% यानी कि एक बहुत छोटा सा परसेंटेज जो है प्लांट्स एक्चुअली कैप्चर कर पाते हैं। सोच के देखो, ये 2 to 10% जो ये छोटा सा परसेंटेज है जो प्लांट्स कैप्चर कर पाते हैं, उतने से एनर्जी में ही पूरा लिविंग वर्ल्ड सस्टेन कर रहा है। बिकॉज प्लांट से तो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर से ही बाकी जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी कंज्यूमर से उन सबको प्लांट से ही तो खाना मिलता है। तो जितना प्लांट कैप्चर कर पा रहा है वही फिर आगे पास ऑन हो रहा है, वही एनर्जी आगे फ्लो हो रही है, राइट। दिस इज वेरी सो डैम इंटरेस्टिंग, राइट। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी टॉक अबाउट इन एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो का मतलब है कि किस तरीके से
जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, फॉर एग्जांपल सन, यहाँ पे किस तरीके से सन की जो एनर्जी है वो प्लांट्स में ट्रांसफ़र हो रही है, फिर प्लांट्स से वो बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसफ़र हो रही है। इस एनर्जी फ्लो को ही अभी हम स्टडी करने वाले हैं। तो जैसे ही हम इकोसिस्टम्स के अंदर एनर्जी फ्लो की बात करते हैं, वहीं पे आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि जो थर्मोडायनेमिक्स के हमारे लॉज है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इवन दे टॉक अबाउट एनर्जी। पहला लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, चलो देखते हैं किसको किसको याद है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। राइट, मतलब एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, लेकिन ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता रहता है। अब देखो इंटरेस्टिंगली इकोसिस्टम में क्या हो रहा है। इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी फ्लो हो रही है एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म से दूसरे टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में, उसमें भी क्या हो रहा है, एक तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर ही तो हो रहा है किसी न किसी फॉर्म में। ये फूड चेन के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर ही हो रहा है। जितनी भी एनर्जी किसी इकोसिस्टम में बाहर से आ रही है, एक्सटर्नल सोर्स से आ रही है, वो इवेंचुअली बाद में जाके वही एनवायरनमेंट में चली जा रही है। राइट, तो मतलब नेट कोई नई एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही है, एनर्जी बस एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पास ऑन होती जा रही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इकोसिस्टम है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डेंस है। तो ये तो थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? सबसे पहले आप लोग फिर से अपने दिमाग पे जोर डालो और मुझे बताओ कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। क्या कहता है? रैंडमनेस के बारे में कुछ कहता है, डिसऑर्डरनेस के बारे में कुछ कहता है सेकंड लॉ। एग्जैक्टली, सो द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है दैट द स्टेट ऑफ एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स विल इंक्रीज विथ टाइम्स। एंट्रोपी क्या बताता है? एंट्रोपी एक ऐसी क्वांटिटी है जो एक तरीके से इट इज़ अ मेजर ऑफ रैंडमनेस या फिर इट इज़ अ मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। राइट, तो मतलब ये कहता है कि जो रैंडमनेस है ना वो विथ टाइम वो इंक्रीज होती रहती है। दैट इज द सेकंड लॉ। अब आप बोलोगे कि मैम इकोसिस्टम में क्या ये सेकंड लॉ फॉलो हो रहा है? ध्यान से सोच के देखो इकोसिस्टम के अंदर क्या हो रहा है। जैसे मान लो अगर मैं एक इकोसिस्टम लेती हूँ, प्लांट्स हैं, इनको किसने खाया? इनको खाया हर्बीवोर्स ने। फॉर एग्जाम्पल गोट ने खाया, गोट को किसने खाया? लेट्स से टाइगर ने खाया। राइट, तो इस तरीके का जब चेंज चल रहा है तो क्या हो रहा है, जब प्लांट को गोट खाता है तो एनर्जी, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्लांट में से गोट में ट्रांसफर हो रही है। जब गोट को टाइगर खाता है तो कुछ परसेंटेज ऑफ एनर्जी गोट में से टाइगर में ट्रांसफर हो रही है। राइट, और हर एक स्टेप में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हीट की तरह डिसिपेट हो रही है, हीट की तरह लॉस हो रही है। राइट, सो देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व्ड एट ईच स्टेप इन द फॉर्म ऑफ हीट। राइट, इसका मतलब अलोंग द फूड चेन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं क्या हो रहा है, जो अवेलेबल एनर्जी है ट्रांसफ़र के लिए वो कम हो रही है। तो अवेलेबल एनर्जी अलोंग द फूड चेन अगर कम हो रही है वो इसी बात का इंडिकेशन देता है कि जो डिसऑर्डरनेस है वो बढ़ रही है, जो रैंडमनेस है वो बढ़ रही है। यानी कि इकोसिस्टम्स जो हैं दे आर वेरी मच इन अकॉर्डेंस विद द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बच्चों अब इस एनर्जी फ्लो को समझने के लिए सबसे पहले हमें लेवल्स को समझना होगा, क्योंकि जो ये जो कंज्यूमर्स होते हैं ना इनके कई सारे लेवल्स होते हैं। तो सबसे पहले एक बार फटाफट देख लेंगे लेवल्स ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहला आता है हमारा ग्रीन प्लांट्स, यानी कि हमारे प्रोड्यूसर्स जो खाना बनाते हैं। यार जब ये खाना बनाएंगे ही नहीं तो किसी और को खाना नहीं मिलेगा। राइट, तो सभी लाइफ फॉर्म्स के सस्टेनेंस के लिए प्रोड्यूसर्स का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ग्रीन प्लांट्स हमारे प्रोड्यूसर्स हैं। इसके बाद आती है वो कैटेगरी वैसे ऑर्गेनिजम्स की जो खाने को कंज्यूम करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कंज्यूमर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी कि वैसे ऑर्गेनिजम्स जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं, जो डायरेक्टली प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, जैसे गोट, जैसे काउ। राइट, तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ये सीधा प्लांट को ही खा लेते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं हर्बीवोर्स। हर्ब जो वर्ड है ये प्लांट से आया है, चूंकि ये प्लांट्स को खाते हैं इसीलिए हर्बीवोर्स। और ये हो गए हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स, एकदम पहला लेवल कंज्यूमर का। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग। फ्रॉग किसको खाता है? फ्रॉग ग्रास हॉपर को खाता है। राइट, और ग्रास हॉपर किसको खाता है? प्लांट्स को खाता है, लीव्स को खाता है। राइट, तो यानी कि क्या हो गया, प्लांट हो गया प्रोड्यूसर, ग्रास हॉपर ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर और फ्रॉग हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है ना।
अब ये जो फ्रॉग है, ये फ्रॉग किसको खा रहा है? ग्रास हॉपर को खा रहा है, इसीलिए ये फ्रॉग क्या हो गया? ये कार्निवोर हो गया, राइट। हर्बीवोर मतलब जो प्लांट को खाता है, कार्निवोर मतलब जो फ्लैश खाता है। अब ये फ्रॉग जो है डायरेक्टली प्लांट तो खा नहीं रहा है, फ्रॉग किसको खा रहा है? फ्लैश खा रहा है, राइट। तो इसीलिए ये कार्निवोर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर और आगे बढ़ेंगे तो आएगा टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी कंज्यूमर मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फ्रॉग को खाएगा, जैसे कि स्नेक। एग्जैक्टली, स्नेक है एक टर्शियरी कंज्यूमर। अब स्नेक भी चूंकि एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, फ्रॉग को खा रहा है, यानी कि फ्लैश खा रहा है, तो ये भी कार्निवोर है, बट ये कैसा कार्निवोर है? ये सेकेंडरी कार्निवोर हो गया, राइट। मतलब वो लेवल पे लेवल है, तो इनको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है सच कि अरे स्नेक सेकेंडरी कार्निवोर है या फिर टर्शियरी कंज्यूमर है, ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो स्नेक जो ऑर्गेनिज्म है ना, स्नेक अलग अलग फूड चेन में अलग अलग लेवल्स ऑक्यूपाई कर सकता है, करेक्ट, क्योंकि बहुत तरह के फूड चेन्स बन सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उन लेवल्स को वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं लेवल्स, ठीक है। तो स्नेक आ गया, जैसे मान लो स्नेक को खाने वाला हॉक हो सकता है, तो ये क्या हो गया? ये हो गए क्वाटरनरी कंज्यूमर, राइट, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो टर्शियरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से जो हमारे कंज्यूमर्स हैं ना, उनके लेवल्स बढ़ते रहते हैं, बिकॉज बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट्स को डायरेक्टली नहीं खाते हैं। जो प्लांट्स को डायरेक्टली खाते हैं वो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। उसके बाद बेस्ड ऑन कि वो किस लेवल के कंज्यूमर को खा रहे हैं, वो कहलाए जाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, क्वाटरनरी कंज्यूमर एंड सो ऑन, ठीक है। और इसी तरीके से बच्चों बन जाता है एक फूड चेन, मतलब सब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का फूड बन जाता है, और इसी फूड चेन के थ्रू एक मस्त वाली एनर्जी फ्लो होती है विद इन एन इकोसिस्टम। तो इसका मतलब अगर हमें एक फूड चेन को डिफाइन करना हो तो हम क्या कह सकते हैं? सीरीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फीडिंग ऑन वन अनदर, इसे हम फूड चेन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक बहुत साधारण सा फूड चेन का एग्जाम्पल हो गया प्लांट्स, जिसको खाते हैं डियर, डियर को खाता है टाइगर। तो ये हमारा एक बहुत ही सिंपल 3 लेवल के फूड चेन का एग्जाम्पल हो गया। अब फूड चेन भी 2 टाइप के होते हैं, पहला जीएफसी, दूसरा डीएफसी। ये क्या है? जीएफसी बोले तो ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? कहाँ पे यूज़ करते हैं हम ग्रेजिंग वर्ड को? जैसे एनिमल्स ग्रास खा रहे होते हैं उसे हम कहते हैं ग्रेजिंग, राइट। तो ग्रेजिंग फूड चेन जो है ये हमेशा शुरू होता है विथ ग्रीन प्लांट्स, यानी कि कोई भी ऐसा फूड चेन जहाँ पर पहला जो लेवल है, द प्रोड्यूसर्स वाला जो लेवल है, वो पहला किसका है? ग्रीन प्लांट्स का। उसके बाद हर्बीवोर्स यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, और उसके बाद कार्निवोर्स यानी कि जो हर्बीवोर्स को खाते हैं। तो इस तरह के फूड चेन को हम कहते हैं जीएफसी या फिर ग्रेजिंग फूड चेन। तो इस तरह के फूड चेन में जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो क्या होता है? वो सन होता है, यस। क्योंकि ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये फूड प्रोड्यूस करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ सोलर रेडिएशन, ठीक है। तो इसीलिए सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। और इस तरह के फूड चेन में मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं डीएफसी यानी कि डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस ये वर्ड नया तो नहीं है। क्या है डेट्रिटस? वर्ड का मतलब क्या होता है? डिकम्पोजिशन के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, यानी कि प्लांट, डेड एनिमल के रिमेन्स, उसे हम कहते हैं डेट्रिटस। तो जो डेट्रिटस फूड चेन होता है इसका पहला लेवल क्या होता है? इनकी शुरुआत ग्रीन प्लांट से नहीं होती है, इनकी शुरुआत होती है डिकम्पोजर से। एग्जैक्टली, डिकम्पोजर से शुरुआत होती है इस तरह के फूड चेन की। अच्छा, तो ऐसा फूड चेन कहाँ पे अकर करेगा? सॉइल में, ऑफ कोर्स, क्योंकि सॉइल के नीचे ही तो रहते हैं डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो इस तरह के फूड चेन में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि हमारे डिकम्पोजर्स जो हैं बैक्टीरिया, फंगाई, ये सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं कि नहीं। इस तरह के फूड चेन में जो एनर्जी है वो कहाँ से आएगी? सन से आएगी? ना, सन से नहीं आएगी। यहाँ पे एनर्जी किससे आएगी? डेट्रिटस से आएगी। एग्जैक्टली, वो जो डेड प्लांट एनिमल रिमेन्स है उसी से ये एनर्जी आएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डीएफसी। अब देखो ये जो दोनों टाइप के फूड चेन है ना, दोनों के थ्रू ही एनर्जी फ्लो होता है,
ठीक है। हम नोटिस करते हैं कि एक एक्वेटिक इकोसिस्टम में, मतलब पानी के अंदर वाले इकोसिस्टम में, मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी फ्लो जो है वो होता है जीएफसी के थ्रू, यानी कि ग्रेजिंग फूड चेन के थ्रू। अब आप पूछोगे आई वहाँ पे प्लांट्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, राइट। इनफैक्ट समुद्र के नीचे भी जो है वहाँ पर भी प्लांट्स होते हैं, तो उनमें जीएफसी के थ्रू ही मेजर एनर्जी फ्लो होता है। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, तो वेरी इंटरेस्टिंगली, क्योंकि हम सभी को शायद ऐसा लगता है, एक ऐसा नोशन रहता है दिमाग में कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ग्रीन प्लांट्स तो बहुत है, तो इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी फ्लो जो है वो जीएफसी से ही हो रही होगी, बट ऐसा नहीं होता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मेजॉरिटी, जो मेजर चैनल होता है एनर्जी फ्लो का, वो होता है डीएफसी, यानी कि डेट्रिटस फूड चेन। तो डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है बच्चों, आप समझो कि वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो फूड चेन है इसके थ्रू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो हो रही होती है इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब फूड चेन के स्टेप्स की अगर हम बात करें तो हमें कई तरह के फूड चेन मिल जाते हैं। कभी ऐसे फूड चेन देखने को मिलते हैं जो 2 स्टेप फूड चेन होता है, जैसे कि प्लांट्स हैं, इसको खाया एलिफेंट ने, अगर इतना ही है हमारा फूड चेन तो इट इज़ अ 2 स्टेप फूड चेन, जिसमें एक प्रोड्यूसर है और एक कंज्यूमर है। कभी कभी 3 स्टेप फूड चेन होता है, जैसे मान लो प्लांट्स हैं, उसको खाया डियर ने, उसको खाया टाइगर ने, तो इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हो गए। कभी कभी 4 स्टेप्स भी देखने को मिलते हैं, राइट। कभी कभी 5 स्टेप्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्लांट्स है, इसको खाया ग्रास हॉपर ने, उसको खाया फ्रॉग ने, उसको खाया स्नेक ने, उसको खाया हॉक ने, राइट। तो इस तरह के मतलब कई सारे फूड चेन एग्जिस्ट करते हैं और कई लेवल यानी कि कई स्टेप्स भी होते हैं फूड चेन्स में। तो जितने ज़्यादा स्टेप्स होंगे उतने ज़्यादा लेवल ऑफ कंज्यूमर्स होंगे। जैसे देखो, जहाँ पे 2 स्टेप था वहाँ पर सिर्फ एक ही कंज्यूमर था, जहाँ पे 5 स्टेप था वहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शियरी कंज्यूमर है, क्वाटरनरी कंज्यूमर है, राइट। तो लेवल ऑफ कंज्यूमर बढ़ता चला जाता है। और साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही होती है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे एक फूड चेन में, उतना ही जो लास्ट में है ना उस फूड चेन के, उसको कम एनर्जी मिल रही होगी, क्योंकि प्लांट से जो एनर्जी है ना वो जा रही है, राइट। विथ ईच स्टेप वो अवेलेबल एनर्जी कम होते जा रही है। जैसे मान लो कि प्लांट्स ने जितना जूल एनर्जी दिया उसमें से कुछ परसेंटेज जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर ने ले लिया, फिर बचे हुए में से कुछ परसेंटेज सेकेंडरी कंज्यूमर ने ले लिया, फिर बचे हुए में से कुछ परसेंटेज टर्शियरी कंज्यूमर ने ले लिया। तो बेसिकली जितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे उतना ही जो आखिरी में है उसको कम एनर्जी मिलेगा कंपैरेटिवली। तो जैसे ही हम फूड चेन की बात करते हैं तो अलग अलग इकोसिस्टम्स में हमें अलग अलग फूड चेन्स देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर स्क्रीन पे आपको एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम दिख रहा है, एक पॉन्ड का इकोसिस्टम दिख रहा है और दूसरी तरफ एक गार्डन का इकोसिस्टम दिख रहा है। तो ये 3 डिफरेंट इकोसिस्टम्स है और इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स में हमें अलग अलग फूड चेन्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें तो एक पॉन्ड के अंदर होते हैं छोटे छोटे एक्वेटिक प्लांट्स, राइट, जो पहला लेवल ऑक्यूपाई करते हैं, प्रोड्यूसर्स वाला। इनको खाने वाले छोटे छोटे इंसेक्ट्स रहते हैं पॉन्ड के अंदर, उनको खाने वाली छोटी फिशेस होती हैं और उन स्मॉल फिशेस को खाने वाली बड़ी फिशेस होती हैं, राइट। तो इस तरीके से बन जाता है एक फूड चेन। इसी तरीके से मैं आपको सोचने के लिए छोड़ूंगी कि किस तरीके से आप गार्डन इकोसिस्टम में एक फूड चेन बनाओगे, उसी तरीके से फॉरेस्ट इकोसिस्टम का एक फूड चेन बनाओ। तो बच्चों यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे एक और टर्म। नाउ दैट फूड चेन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी फूड चेन में ना एक एक लेवल होता है, राइट। जैसे एक प्रोड्यूसर है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो हर एक लेवल को, किसी भी फूड चेन में हर एक लेवल को हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। अब आप सोचोगे कि ये ट्रॉफिक लेवल का कॉन्सेप्ट लाने की ज़रूरत थी क्या? वेल थी, क्योंकि जैसे ही हम एनर्जी फ्लो की बात करेंगे तो ट्रॉफिक लेवल अगर हमें पता हो तो इट बिकम्स ईजी टू अंडरस्टैंड द एनर्जी फ्लो अक्रॉस अ फूड चेन। बोलने का मतलब है, जैसे मान लो अगर हमारे पास ये फूड चेन है जो कि एक 5 स्टेप फूड चेन है, शुरू हो रहा है प्लांट्स के साथ, उसके बाद ग्रास हॉपर या फिर ग्रास के साथ कह लो, ग्रास, फिर ग्रास हॉपर, फिर फ्रॉग, फिर स्नेक और फिर हॉक, राइट। एक 5 स्टेप फूड चेन है। तो हर एक स्टेप को हम कहेंगे एक ट्रॉफिक लेवल, जैसे कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल और 5th ट्रॉफिक लेवल। तो ये होता है ट्रॉफिक लेवल। अब बच्चों हम नोटिस करते हैं कि जैसे जैसे एक फूड चेन के अंदर एनर्जी फ्लो होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे, तो ग्रेजुअली हर स्टेप के साथ, हर ट्रॉफिक लेवल के साथ जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कम होती रहती है। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे मान लो हमारा पहला लेवल क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। अब प्रोड्यूसर को एनर्जी कहाँ से मिलती है, सन से, सोलर एनर्जी से। अब मैंने पहले ही बताया था कि सन का जो रेडिएशन है उसका 50% से भी कम जो है वो PAR है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, ठीक है। और इस फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का भी सिर्फ 2 to 10% ही प्लांट्स कैप्चर करते हैं। ये तो कैप्चर करने की बात है। अगर मैं एनर्जी के टर्म्स में बात करूं तो सोलर एनर्जी का लगभग 1% जो है वो प्लांट्स फूड में कन्वर्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं ये सोलर एनर्जी का सिर्फ 1% एनर्जी फूड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब इन प्रोड्यूसर को कंज्यूम करने वाले जो प्राइमरी कंज्यूमर है, यानी कि जो अगले ट्रॉफिक लेवल पे है, उनके पास जाता है 10%। 10% किसका, टोटल का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरी जो सोलर एनर्जी थी उसका 1% ही तो प्लांट ने फूड में कन्वर्ट किया है। तो अब जितना है, मतलब प्लांट के पास जितनी एनर्जी है उसका 10% जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर को। अब प्राइमरी कंज्यूमर के पास जितनी एनर्जी है उसका 10% जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर को। सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जितनी एनर्जी है उसका 10% जाएगा टर्शियरी कंज्यूमर को। तो अब देखो हर लेवल पे एनर्जी तो और कम होती जा रही है। अब आप बोलोगे मैम परसेंटेज तो सेम ही है। अरे भाई परसेंटेज सेम है, लेकिन जो अमाउंट है एनर्जी की वो तो कम हो रही है ना, क्योंकि जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसको मान लो जितनी भी एनर्जी मिली, उसको मान लो 100 जूल मिली एनर्जी, अगले को कितनी मिलेगी, 10% ऑफ 100 जूल, करेक्ट। तो कम हो गया ना, 100 जूल तो नहीं मिला, उससे तो कम मिला। अब उसके अगले को कितना मिलेगा, 10% ऑफ जितना उसको मिला था, राइट। तो इसका मतलब एनर्जी हर एक ट्रॉफिक लेवल के साथ साथ जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कम होती चली जाएगी। एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉ, और इस लॉ को हम कहते हैं लिंडमैन्स 10% लॉ। लिंडमैन्स 10% लॉ ये कहता है कि सिर्फ 10% ऑफ द फूड एनर्जी ही ट्रांसफर होती है टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल। किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे, चाहे आप प्राइमरी कंज्यूमर के लेवल पे हो, या आप सेकेंडरी कंज्यूमर के लेवल पे हो, या आप टर्शियरी कंज्यूमर के लेवल पे हो, किसी भी ट्रॉफिक लेवल से अगले हायर ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ 10% ऑफ द फूड एनर्जी ही ट्रांसफर होता है। तो मतलब ये एक सत्य है, ये एक लॉ है। तो इस लॉ को कहा जाता है लिंडमैन्स 10% लॉ। एंड लेट मी टेल यू बच्चों, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार इससे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको ये पूछा जाए कि स्टेट लिंडमैन्स 10% लॉ, हो सकता है पूछा जाए, बट बहुत बार ऐसा होता है कि आपको एक फूड चेन दे दिया जाए, उसमें बोला जाए कि भाई इस लेवल पे इतनी जूल्स ऑफ एनर्जी है, तुम बताओ इस पर्टिकुलर एनर्जी पे, इस पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे कितना एनर्जी होगा। तो ये 10% लॉ के रूल के हिसाब से यू कैन फाइंड आउट एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। सो लिंडमैन्स 10% लॉ एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम इस पूरे एनर्जी फ्लो को एक पिक्चर में देखने की कोशिश करें तो इट इज नॉट वेरी सिंपल, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि ये जो फूड चेन है ना, ये कोई सिंगल फूड चेन नहीं है। कई सारे फूड चेन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं एक इकोसिस्टम में, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है कि ये जो सन है, जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसका सिर्फ 1% ऑफ एनर्जी जो है प्रोड्यूसर्स फूड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये प्रोड्यूसर से आप देखो कि कितने अलग अलग तरीके के हर्बीवोर्स हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के प्राइमरी कंज्यूमर्स हो सकते हैं जिनके पास 10% एनर्जी जा रही है, उनसे सेकेंडरी कंज्यूमर में फिर 10% जा रही है, 10%, और ये 10% डिकम्पोजर के लेवल तक कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि किसी ना किसी पॉइंट पे डिकम्पोजर भी तो आ रहा है फूड चेन में, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को खा रहा है। तो ये 10% वाला जो रूल है ना, वो वहाँ तक जा रहा है। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू कि हर एक लेवल पे देयर इज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज बीइंग लॉस्ट एज हीट। तो इसीलिए जैसे ही हम एनर्जी फ्लो की बात करते हैं तो वहां पर सिर्फ ये 10% ऑफ एनर्जी जो एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ वो एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हीट की तरह लॉस्ट हो जा रहा है, राइट। मतलब बेसिकली वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, वो बाहर से आया हुआ एनर्जी वापस बाहर ही चला जा रहा है इन सम और द अदर फॉर्म, राइट। तो इस तरीके से जब हम एनर्जी फ्लो की बात करते हैं इकोसिस्टम में, सो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट। अब बच्चों एनर्जी फ्लो का कॉन्सेप्ट तो आई एम श्योर अभी तक आपको समझ में आ गया है। अब यहीं पे मैं एक छोटा सा टर्म बता देती हूँ फटाफट से, क्योंकि शायद ये टर्म आपको अपनी टेक्स्ट बुक में देखने को मिले, एंड दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? कोई ऐसा क्रॉप जो खड़ा है? ऑब्वियसली नॉट, सो दैट वाज अ पुअर जोक एनीवेज। तो स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब होता है, इस वर्ड से ये रेलेवेंस आता है, कोई ऐसी चीज़ जो शायद एक ट्रॉफिक लेवल
के लिए स्पेसिफिक है, मतलब वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे नहीं जा रही है, राइट। बोलने का मतलब है हर एक ट्रॉफिक लेवल पे कुछ अमाउंट ऑफ बायोमास होता है एट अ पर्टिकुलर टाइम, कुछ अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल होता है एट अ पर्टिकुलर टाइम, जिसे हम स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं, ठीक है। अब इस बायोमास को मेजर कैसे करते हैं, हमने पहले भी एक बार बायोमास के बारे में बात करी थी, तो मैंने बताया था कि बायोमास को हम उसके वेट से मेजर कर सकते हैं, चाहे उसका फ्रेश वेट से मेजर कर सकते हैं या फिर उसके ड्राई वेट से मेजर कर सकते हैं, राइट। अब फ्रेश वेट और ड्राई वेट, ये दोनों में से ड्राई वेट ज़्यादा प्रेफरेबल होता है एक्यूरेसी के लिए, क्यों? कोई बताएगा मुझे? वेरी सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन, ड्राई वेट ज़्यादा एक्यूरेट क्यों है फ्रेश वेट से? क्योंकि फ्रेश वेट जो है उस वेट में उसमें ढेर सारा पानी भी है। इट इज़ लाइक गीले कपड़े, जैसे जब आप कपड़े धोते हो, राइट, कपड़े सुखाने के लिए डालते हो, तो जब कपड़े गीले होते हैं तो वो काफ़ी भारी होते हैं, क्योंकि उस समय कपड़े के वेट के साथ साथ उसमें पानी का वेट भी मिला हुआ है। लेकिन वही कपड़ों को जब आप धूप में सुखा देते हो और वो सूख जाते हैं तो उसमें से पानी का जो वजन है वो सारा हट गया। तो इसका मतलब जो ड्राई वेट है दैट इज़ मोर एक्यूरेट फॉर दैट पर्टिकुलर क्लॉथ, क्योंकि जब वो वेट था उस समय तो जो वजन हमें उसका दिख रहा है वो एक्चुअली उस कपड़े का वजन नहीं है, वो तो पानी का वजन है। सो दैट मीन्स ड्राई वेट फॉर बायोमास एज वेल विल कम आउट टू बी मोर एक्यूरेट। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं बच्चों स्टैंडिंग क्रॉप, यानी कि किसी भी एक ट्रॉफिक लेवल पे एक पर्टिकुलर टाइम पर कितना लिविंग मटेरियल है या फिर कितना बायोमास है। अब बच्चों फूड चेन की बातें हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि किसी भी इकोसिस्टम में बहुत सारे फूड चेन्स जो हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स जो हैं इनको काउज भी खा सकते हैं, इनको गोट भी खा सकते हैं, इनको डियर भी खा सकते हैं, राइट। अब लेट्स से ये जो डियर है, ठीक है, डियर को डायरेक्टली एक टाइगर खा सकता है, डियर को एक जैकल खा सकता है और वो जैकल को टाइगर खा सकता है, राइट। तो बेसिकली बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबल हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हमेशा एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे ही रहेगा। बेस्ड ऑन किस तरीके का फूड चेन है उसका ट्रॉफिक लेवल चेंज हो सकता है। उसी तरीके से बहुत बार ऐसा होता है कि दो डिफरेंट फूड चेन आपस में कनेक्टेड हों, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल। तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज ग्रास है, अब ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, ठीक है, ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने, ठीक है, और फ्रॉग को खाया स्नेक ने, ठीक ठीक। अब ये जो स्नेक है ये सिर्फ फ्रॉग नहीं खाता है, अब हो सकता है स्नेक कोई छोटे छोटे बर्ड्स को भी खाता हो, ठीक है। अब ये जो बर्ड है इसका ये एक अलग फूड चेन का पार्ट है, राइट। हो सकता है अब ये बर्ड जो है ये सीड्स खाती हैं, तो उनका क्या हो रहा है, प्लांट सीड्स भी प्लांट से मिलता है, तो प्लांट्स प्रोडक्ट को खाया बर्ड ने, बर्ड को खाया स्नेक ने। तो देखो दो अलग फूड चेन हैं, बट ये दोनों फूड चेन जो हैं स्नेक एक कॉमन पॉइंट हो जा रहा है, यानी कि ये दोनों फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड हो जा रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे फूड चेन्स जब इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं तो हमें जो मिलता है दैट इज़ अ फूड वेब। वेब वर्ड कहाँ से आया? स्पाइडर के वेब से। स्पाइडर भी कुछ इसी तरह का वेब बनाता है ना, तो इसी स्ट्रक्चर से सिमिलैरिटी होने की वजह से इसे हम फूड वेब कहते हैं। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू स्पेंड अ मिनट वॉचिंग दिस फूड वेब। इसको थोड़ा ध्यान से देखो, फिर आपको समझ में आएगा किस तरीके से अलग अलग फूड चेन्स जो हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं एक इकोसिस्टम में। अब किसी भी इकोसिस्टम में जो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स हैं, इनके ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो फूड रिलेशनशिप्स हैं या फिर एनर्जी रिलेशनशिप्स हैं, इनको बेटर डिस्क्राइब करने का एक और तरीका होता है जिसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ठीक है। काफ़ी फैंसी सा नाम है, बट देखो ये नाम क्यों है? पिरामिड प्राइमरीली बिकॉज ऑफ इट्स शेप। पिरामिड का कैसा शेप होता है? कुछ इस तरीके से, राइट। तो इसका शेप की वजह से पिरामिड। इकोलॉजिकल क्योंकि ये एक इकोसिस्टम के अंदर ऑर्गेनिजम्स के बीच का रिलेशनशिप बताता है, इस वजह से इकोलॉजिकल। अब देखो इकोलॉजिकल पिरामिड एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट करता है? हम लोग एक इकोसिस्टम का एक सिंपल सा फूड चेन लेते हैं, जैसे मान लो प्लांट्स हैं, इसको खाते हैं गोट्स, गोट्स को खाते हैं जैकल और जैकल को खाता है लायन। ये हमारा एक फूड चेन है। अब इसी फूड चेन को, इसी फूड रिलेशनशिप को या एनर्जी रिलेशनशिप को हम एक इकोलॉजिकल पिरामिड से कैसे दिखा सकते हैं? एक पिरामिड बनाया हमने जिसके बेस पे है प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट्स, उसके ऊपर जो नेक्स्ट लेवल है वो है प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि गोट यहाँ पर, उसके ऊपर है सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि जैकल, और उसके ऊपर है टर्शियरी कंज्यूमर यानी कि लायन। नोटिस करो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये छोटा होता जा रहा है, राइट, मतलब हर एक लेवल कम होता जा रहा है। व्हाट डज दैट सिग्निफाई?
क्या सिग्निफाई कर रहा है वो? वही तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर के ट्रॉफिक लेवल पे जा रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम हो रहे हैं। क्या वो ये बताना चाह रहा है? देखते हैं क्या बताना चाह रहा है ये। इकोलॉजिकल पिरामिड्स हम 3 टाइप के देखेंगे, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये जो पिरामिड्स होंगे ये हमें क्या बताएंगे? इन शॉर्ट ये हमें बताएंगे डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के बीच में एनर्जी का जो रिलेशनशिप है। तो हर एक ट्रॉफिक लेवल के बीच में जो एनर्जी का रिलेशनशिप है या फिर जो नंबर का रिलेशनशिप है, ये सारे रिलेशनशिप्स हमें बहुत आसानी से ये इकोलॉजिकल पिरामिड्स बताते हैं। तो एक एक करके हम ये तीनों टाइप के पिरामिड्स को अभी समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे पिरामिड ऑफ नंबर। तो पिरामिड ऑफ नंबर हमें बहुत क्लियरली ये बताता है कि जैसे जैसे हम इकोलॉजिकल पिरामिड के ऊपर जाते हैं वैसे वैसे द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ईच ट्रॉपिक लेवल डिक्रीजेस, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम होने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम का। इनफैक्ट वही सेम एग्जाम्पल लेंगे, ग्रास, इसको खाने वाले गोट्स, इसको खाने वाले जैकल्स और इनको खाने वाले लायंस। ठीक है, तो ये हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड है। अब एक डेटा से, ये एक प्रॉपर डेटा है जो हमारे सामने रखा गया है फॉर अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम कि अगर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं 6 मिलियन बोले तो 60 लाख्स अगर हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं, तो जो अगला लेवल है उसका, यानी जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे यानी कि जो गोट्स होंगे, उनका नंबर होगा लगभग 7 लाख। 60 लाख से देखो 7 लाख पे गिर गया। उसके बाद जो सेकेंडरी लेवल ऑफ कंज्यूमर्स होंगे उनका नंबर हो जाएगा 3.5 लाख्स, राइट। और उसके ऊपर जो टर्शियरी कंज्यूमर होंगे वो होंगे 3। ओ माय गॉड, कहाँ शुरू किया था हमने? 60 लाख से, 6 मिलियन प्रोड्यूसर से, और कहाँ हम पहुँच गए अपने आखिरी लेवल पे? 3 पे, जस्ट 3, 1 2 3। यानी कि अगर हमारे पास 60 लाख प्लांट्स होंगे या ग्रासेस होंगे तो उस केस में लायन कितने होंगे? 3, बस 3 लायन होंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज पिरामिड ऑफ नंबर। तो पिरामिड ऑफ नंबर हमें ये बताता है कि किसी भी इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म पिरामिड के टॉप पे रहता है उन ऑर्गेनिजम्स का नंबर कम होता है, जो ऑर्गेनिजम्स पिरामिड के बॉटम पे रहता है उनका नंबर ज्यादा होता है। तो अगला है पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, ये बताता है कि जैसे जैसे हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स के ऊपर जाते हैं वैसे वैसे बायोमास जो है वो डिक्रीज होता रहता है एट ईच लेवल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वही ग्रासलैंड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल लेते हैं जो हमें ये बताता है विथ डेटा कि अगर हमारा बायोमास, हर एक लेवल का एक बायोमास होता है, राइट। थोड़ी देर पहले हमने स्टैंडिंग क्रॉप डिस्कस किया था। हर एक ट्रॉपिक लेवल पे एक सम अमाउंट ऑफ बायोमास होता है एट अ गिवन टाइम। ठीक है, ये बायोमास को हम कैसे मेजर करते हैं? इन टर्म्स ऑफ इट्स ड्राई वेट। ठीक है, तो जैसे कि इसे हम कैसे मेजर करेंगे? ग्राम पर मीटर स्क्वायर के यूनिट पे। ठीक है, तो मान लो कि अगर जो हमारा बेस लेवल है यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उसका अगर बायोमास है 809 kg पर मीटर स्क्वायर, तो उसके अगले लेवल पे अगर हम उसी वैल्यू को देखें तो वो है 37 kg पर मीटर स्क्वायर। उसके अगले लेवल पे अगर हम देखें तो वो है 11 kg पर मीटर स्क्वायर और उसके अगले लेवल पर है 1.5 kg पर मीटर स्क्वायर। तो कहाँ पर 809 और कहाँ पर 1.5 kg, राइट। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, देयर इज अ ह्यूज डिक्रीज एज वी गो हाई ऑन द इकोलॉजिकल पिरामिड। इसके बाद आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो अगर हम एक आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करें तो उस आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी को फॉलो करना चाहिए कौन सा लॉ? लिंडमैन्स 10% लॉ, एग्जैक्टली। तो इसका मतलब अगर हम इस इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करें तो प्रोड्यूसर लेवल पे अगर लेट अस सपोज हमारी एनर्जी है 10,000 जूल, तो प्राइमरी कंज्यूमर लेवल पे अगले लेवल पे कितना हो जाएगा? 10% ऑफ 10,000 विच इज 1000 जूल्स। इसके अगले लेवल पे एनर्जी कितनी हो जाएगी? 10% ऑफ 1000 जूल विच इज 100 जूल्स, और इसके अगले लेवल पे 10% ऑफ 100 जूल्स विच इज 10 जूल्स। तो इसमें भी देखो जैसे जैसे हम इकोलॉजिकल पिरामिड के ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे जो टोटल एनर्जी है वो कम होती जा रही है। तो बच्चों इससे देखो आप एक चीज़ रियलाइज कर रहे हो कि किसी भी फूड चेन में अगर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा है तो आखिरी वाले ऑर्गेनिज्म को बहुत कम एनर्जी अवेलेबल होती है। इसीलिए ज़्यादा बेहतर ऑर्गेनिजम्स के लिए एटलीस्ट ये होता है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ सिंगल फूड चेन अगर कम हो तो उस केस में द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल विल बी कंपैरेटिवली हायर। अच्छा, यहीं पे मैं आपका ले लेती हूँ एक फटाफट से क्विज। अभी मैंने बताया था कि ये लिंडमैन्स लॉ तो ठीक है भाई, हर एक लेवल पे 10% एनर्जी जाएगी। अब आप मुझे बताओगे ये जो प्रोड्यूसर लेवल पे है इसने सोलर एनर्जी का कितना % को फूड में कन्वर्ट किया है? ओनली
1%। और मैंने क्या बोला कि प्रोड्यूसर लेवल पे हमारे पास एनर्जी कितनी है 10,000 जूल। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसका मतलब उसने कितने सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था। अब इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको अच्छे से याद रखनी है। सबसे पहली बात, पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा अपराइट होता है, वो कभी भी इन्वर्टेड हो ही नहीं सकता। अब आप सोचोगे मैम ये अपराइट इन्वर्टेड क्या है? वेल, अपराइट पिरामिड का मतलब ऐसा पिरामिड जिसका बेस बड़ा है और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वो छोटा होता जा रहा है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी में चूंकि लिंडमैन्स लॉ फॉलो होता है तो हर एक हायर एनर्जी लेवल पे अमाउंट ऑफ एनर्जी कम ही होती है। ऐसा कोई एक्सेप्शन, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं हो सकता है जब हमारा पिरामिड उल्टा हो। सो इन्वर्टेड पिरामिड कुछ ऐसा दिखेगा, बट ऐसा पिरामिड ऑफ एनर्जी कभी भी नहीं हो सकता है, बिकॉज पिरामिड ऑफ एनर्जी में हमेशा लिंडमैन्स लॉ हैज टू बी फॉलोड। दूसरा पॉइंट, पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास, ये अधिकतर केसेस में अपराइट होते हैं, बट कुछ केसेस में ये इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। ध्यान देना है, कभी कभी ये इन्वर्टेड हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो अगर कोई ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पर एक ट्री है बट उस ट्री में से खाने वाले इंसेक्ट्स हैं 100, ठीक है। तो नंबर की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर हो गया 1 और जो नंबर ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर हो गए वो हो गए 100, और लेट्स से उन इंसेक्ट्स को खाने वाले जो नंबर ऑफ बर्ड्स हैं वो है 2000। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो नंबर है विथ ईच ट्रॉपिक लेवल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ रहा है। तो ऐसे केस में मेरा पिरामिड ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। या फिर अगर हम एक और एग्जांपल लें, जैसे मान लो अगर हम ओशन इकोसिस्टम की बात करें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स होते हैं वहाँ पर उनका बायोमास कम होता है, बट उनके नेक्स्ट लेवल पे जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो फाइटोप्लैंक्टन्स पे डिपेंड करते हैं, वो प्रोड्यूसर्स नहीं होते। तो ये जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं उनका बायोमास कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होता है। सो अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, राइट। तो इसका मतलब है कि जब हम पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं वो कभी कभार इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है। वैसे तो बच्चों इकोलॉजिकल पिरामिड्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी बढ़िया है ट्रॉफिक लेवल्स के बीच में रिलेशनशिप को समझने के लिए। हालांकि इकोलॉजिकल पिरामिड्स के अपने कुछ लिमिटेशंस हैं। पहला लिमिटेशन यह है कि इनके अंदर फूड के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। यहाँ पर हम सिर्फ एक फूड चेन की बात कर रहे हैं, बट इन रियलिटी एक इकोसिस्टम के अंदर तो फूड चेन्स इंटरकनेक्टेड है, बट फूड वेव्स इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। दूसरा लिमिटेशन, इकोलॉजिकल पिरामिड्स के अंदर डिकम्पोजर्स आर नॉट इंक्लूडेड, जबकि डिकम्पोजिशन जो है किसी भी इकोसिस्टम का एक बहुत क्रूशियल पार्ट है, उसके बावजूद भी डिकम्पोजर्स को यहाँ पर कोई जगह नहीं मिली है। तीसरा लिमिटेशन, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो 2 डिफरेंट फूड चेन का पार्ट होते हैं या फिर जो 2 डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स का पार्ट होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हो सकता है बर्ड्स, जो बर्ड्स हैं, काफ़ी बर्ड्स होते हैं जो डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं, ठीक है। तो यानी कि वो कौन से ट्रॉफिक लेवल पर आ गए, वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे आ गए। बहुत से ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ पर प्लांट को खाने वाले कोई इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट को खाने वाला कोई बर्ड होता है, तो वहाँ पर बर्ड जो है थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आ गया। बट वही बर्ड जो है कहीं पर सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे है तो कहीं पे थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे है। बट ये जो चीज़ है, ये जो एक ही ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसके लिए भी इकोलॉजिकल पिरामिड्स में अनफॉर्चुनेटली कोई जगह नहीं है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स वैसे तो ठीक है बेसिक रिलेशनशिप समझने के लिए ट्रॉफिक लेवल्स के बीच में, बट इसके अपने भी ये सारे कुछ लिमिटेशंस हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये पूरा वीडियो देखा होगा और इकोसिस्टम जो कि एक बहुत ही आसान, बहुत ही मस्त चैप्टर था, इसके कॉन्सेप्ट्स हो चुके होंगे क्रिस्टल क्लियर। और अगर ऐसा हुआ है तो हमेशा की तरह कमेंट्स पे ज़रूर लिख के बताना कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। और बहुत ही जल्द मैं लेकर आती हूँ एक और मज़ेदार, धमाकेदार और शानदार 1 शॉट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।